नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए जो पेपर हैं, उन्हीं पेपर में से मैंने देखा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसी बेस पर मैंने ये मॉडल पेपर आपके लिए सेट किया है। विश्वास मानिए कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ही ऊपर तक होगा। आप अभी शून्य हैं और आप शिखर तक पहुंच जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको यह लगेगा कि आपने अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा था तो इस वीडियो को देखने के बाद में यह लगेगा आपको कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया और बहुत कुछ आपने एक प्रकार से जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया और परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हिंदी में कहा जाता है इसको। बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष में तृतीय सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है आर्थिक विचारों का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट कहते हैं अंग्रेजी में उसी को। बेसिकली उसी के बारे में विस्तार से पढ़ना है, किस तरीके से आर्थिक विचार विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं। तो तमाम प्रकार के विद्वानों के आर्थिक विचारों पर भी हमको चर्चा करनी है और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आखिरकार आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट बीए थर्ड सेमेस्टर नवीनतम मॉडल पेपर है 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 सब आती रहेगी, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब क्वेश्चन जो है लिखने वाले हैं, देखिए, और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस मैंने तैयार लिखे हैं ताकि जो है आप इससे अति लघु उत्तरीय बने तो भी लिख पाए, लघु उत्तरीय बने तो भी लिख पाए और दीर्घ उत्तरीय तो लिख ही पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपका बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। बाकी अति लघु उत्तरीय का श्रृंखला वो भी जल्दी आ जाएगी और बेसिकली मैं मैराथन क्लास लगवाऊंगा, उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही करवाऊंगा। मैराथन क्लास में क्या होता है कि संपूर्ण चैप्टर को, मतलब कि संपूर्ण यूनिट्स को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए, बहरहाल इसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि परीक्षा में आपकी बार 100% आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये प्रकृतिवाद से क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद क्या है और प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। प्रकृतिवाद, वाणिकवाद और प्रकृतिवाद दो धारणाएं हैं बेसिकली, और इसमें चलती हैं। परिचय समझते हैं प्रकृतिवाद का परिचय, यानी कि ये है क्या। प्रकृतिवाद की बात की तो प्रकृतिवाद 18वीं शताब्दी की फ्रेंच आर्थिक विचारधारा थी और इसके नेता थे फ्रांसिस क्यूए। ठीक है, फ्रांसिस क्यूए और टरगोट नाम के विद्वानों ने इसका प्रचलन किया। इस विचारधारा का मुख्य आधार यह था कि कृषि ही उत्पादन का मूल स्रोत है। प्रकृतिवादी क्या करते हैं, कृषि के द्वारा यानी एग्रीकल्चर को महत्ता देते हैं, और एक इसके विपरीत विचारधारा आती है इसके बाद में, उसका नाम है वाणिकवाद। बेसिकली वाणिकवाद जो है ये क्या करता है, वो कृषि को उतना इफेक्टिव नहीं बताता है, कृषि को उतना महत्वपूर्ण नहीं बताता है। वो किसको इंपॉर्टेंट बताता है, वो इंपॉर्टेंस देता है व्यापार को, और खास करके सोने चांदी के व्यापार या बड़े स्तर के व्यापार को इंपॉर्टेंस देता है वाणिकवाद। वाणिकवाद में व्यापार ही सब कुछ है, प्रकृतिवाद में कृषि एग्रीकल्चर ही सब कुछ है। ये दोनों विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, यानी दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकृतिवादी विचारधारा कहते हैं कृषि उत्पादन का मूल स्रोत है, जबकि व्यापार को उत्पादन का स्रोत वाणिज्यवाद मानता है, और केवल कृषि ही वास्तविक धन उत्पादन करती है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक कानूनों के महत्व को स्वीकार किया कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राकृतिक कानून चलता है और बेसिकली कृषि के द्वारा ही, कृषि पर ही सब कुछ डिपेंड है, कृषि पर ही सब कुछ निर्भर है, ऐसा प्रकृतिवादी विचारों का मानना रहा। तो प्रकृतिवाद यह है जो कि कृषि को ही उत्पादन का मूल स्रोत मानता है और वास्तविक धन जो होता है कृषि से ही उत्पन्न होता है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना रहा। मुख्य विचार क्या दिया प्रकृतिवादियों ने? मुख्य विचारों में अगर देखें तो कृषि प्रधानता यानी प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली केवल कृषि वास्तविक संपत्ति और धन उत्पादन करती है। प्रकृतिवादी की पहली विचारधारा क्या है? कृषि की प्रधानता, यानी कि केवल कृषि ही वास्तविक संपत्ति और धन का उत्पादन कौन करता है? कृषि करती है, ऐसा मानते हैं। और व्यापार करता है, ऐसा कौन मानता है? वाणिज्यवाद मानता है। दोनों की तुलना, दोनों में अंतर परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा था कि इसके साथ साथ मैं वाणिज्यवाद को भी समझाते रहूं। वाणिज्यवाद पर भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, परेशान ना हो। और वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद के बीच में अंतर को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप देख लीजिएगा।
अर्थव्यवस्था का प्राकृतिक क्रम, नेचुरल ऑर्डर जिसको कह सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती हैं। आर्थिक गतिविधि जितनी भी हो, चाहे कृषि हो या कोई भी आर्थिक गतिविधि हो, प्राकृतिक नियमों पर, नेचुरल जो रूल्स होते हैं उन्हीं पर आधारित होती है, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना रहा। इसके बाद में प्रकृतिवादी यही नहीं रुकते, आगे प्रकृतिवादियों ने कहा कि उद्योग और व्यापार की सीमित भूमिका रहती है धन उत्पादन में। उद्योग और व्यापार क्या है, सीमित भूमिका में है। व्यापार और हस्तशिल्प केवल धन का आवागमन करते हैं, नया धन नहीं पैदा करते। यानी कि व्यापार के द्वारा क्या होता है, व्यापार के द्वारा आप केवल पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, धन का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक नया धन नहीं तैयार कर सकते, ऐसा मानना था प्रकृतिवादियों का। जबकि व्यापारिक मानते हैं, जो वाणिज्यवादी हैं वो कहते हैं कि बस केवल व्यापार ही सब कुछ है, ठीक है, व्यापार और हस्तशिल्प ही सब कुछ है। जबकि ये लोग कृषि को ही वास्तविक धन निर्माता मानते हैं कि जो वास्तविक धन होता है कृषि के द्वारा ही आता है, बाद में उसको चाहे जैसा कर लिया जाए। तो ये प्रकृतिवादी की विचारधाराएं हैं। प्रकृतिवादी यही नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि स्थिर कर नीति यानी कि फिक्स्ड टैक्स पॉलिसी, यानी केवल कृषि से ही कर वसूल करना चाहिए, बाकी उद्योगों से नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया। इसके अलावा संपत्ति और उत्पादन का संतुलन, बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्शन, भूमि और उत्पादन के बीच संतुलन आवश्यक है, ऐसा भी प्रकृतिवादियों का मानना रहा है। भूमि और उत्पादन के बीच में क्या हो, संतुलन हो, ऐसा आवश्यकता इनको महसूस होती थी प्रकृतिवादियों को। तो प्रकृतिवादियों की कुछ ये विचारधाराएं हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, तो आप लिख दीजिएगा। मूल्यांकन अगर करें प्रकृतिवाद की तो कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। हेडिंग डालिएगा प्रकृतिवाद का मूल्यांकन या एवोल्यूशन। देखिए, प्रकृतिवाद ने अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को क्या किया, उजागर किया, कृषि को इंपॉर्टेंस दिया प्रकृतिवादियों ने। दूसरी बात, इसने उद्योग और सेवाओं की भूमिकाओं को कम आंका और कम आंकते हुए केवल कृषि पर ही ध्यान केंद्रित किया, व्यापार और उद्योगों पर बहुत कम ध्यान दिया प्रकृतिवादियों ने। इसके बाद में आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी में यह विचार जो रहा, बेसिकली जो प्रकृतिवादी विचार है, ये एक सीमित दायरे में रह गया। चूंकि एक तरफ आप केवल कृषि से ही सब कुछ नहीं कर सकते, उद्योग और व्यापार भी इंपॉर्टेंस है, तो ये विचार सीमित रूप में लागू होता है, लेकिन संसाधन प्रबंधन और कृषि नीति के लिए बहुत ही जबरदस्त नियम रहा ये। प्रकृतिवादियों की आलोचनाएं और अच्छे तरीके से आप मूल्यांकन करें। यह विचार प्रकृतिवाद का विकसित देशों में उद्योग और सेवा क्षेत्र के विस्तार की जरूरत को नहीं समझ पाया, ठीक है। जो विकसित देश है उनके लिए नहीं, ये विकासशील देशों के लिए बेसिकली आप देखते हैं ये था। कहीं ना कहीं विकसित देशों में उद्योग और सेवा का जो विस्तार क्षेत्र था उसकी जरूरतों को प्रकृतिवादियों ने नहीं समझा, विकासशील देशों के पर ही समझा बेसिकली। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को जाना, इन चीजों को परखा, ठीक है। और महत्व अगर समझे प्रकृतिवाद का क्या महत्व रहा, हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने यह समझाया हमको कि भूमि और प्राकृतिक संसाधन का सही प्रबंधन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, चाहे कोई प्राकृतिक संसाधन हो और चाहे भूमि हो। अगर उनका हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमको धन प्राप्ति होगी और हम सुखी रहेंगे। इसका एकदम से जीता जागता उदाहरण प्रकृतिवादियों ने बताया। प्रकृतिवादियों ने आगे कहा, इसका महत्व यह भी है कि यह विचारधारा आधुनिक आर्थिक योजना और कृषि नीति निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती है। साथ ही साथ में प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और अस्थायी विकास का संदेश भी देती है। इसके साथ ही साथ विकासशील देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करती है ये विचारधारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह विचारधारा विकासशील देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करती है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करती है, अस्थायी विकास की बात करती है, सतत विकास की बात करती है, तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को देखा। ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और ऐसे ही इसका पूरा कम से कम आपका 15-16 क्वेश्चन होंगे जिनकी पूरी ये पीडीएफ है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपकी तमाम और बनाई जा रही है, सब कुछ परीक्षा के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग से पीडीएफ तैयार हो रही है। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज भी क्लास, यूनिट वाइज भी तैयार हो रहे हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे पीडीएफ नोट्स के रूप में। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है, 100 रुपए वाले कोर्स में ज्वाइन होना है, तो आप एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। अपने नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, यानी 3rd सेमेस्टर में है तो अपना सेमेस्टर का नाम लिख करके इस पर भेज दीजिएगा। जैसे ही इतना लिख करके आप भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। उस क्यूआर कोड पर क्या करना है, आपको
मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, ये QR कोड जैसे भेजा जाएगा आपके पास, 100 रुपए आप फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई नहीं चलाता तो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नहीं चलाते हैं, कोई आपके आसपास आस पड़ोस चलाता होगा, आपके घर में कोई चलाता होगा, आप उससे फीस जमा कर सकते हैं। जैसे समोसा खाने जाते हैं तो स्कैनर लगा होता है, वहां पर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, सेम ऐसे ही प्रोसेस है इस पेमेंट का भी। आप पेमेंट कर दीजिएगा स्कैनर पर, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उस ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक जब भी होती है तो उसकी लिंक मिलती रहती है। साथ ही साथ में जितने भी पिछली क्लासेस हो चुके हैं सभी की प्लेलिस्ट आपको इकट्ठा मिल जाती है सीरियल वाइज। इसके साथ ही साथ आपको इन सभी वीडियोस और इन सभी का पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाती है मात्र और मात्र 100 रुपए में। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपके लिए मिल जाते हैं, मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ पीडीएफ मिल जाते हैं। पीडीएफ में आपका जैसे एमसीक्यूज टाइप का पीडीएफ हो वो भी मिल जाएगा, आपको लिखने वाला पीडीएफ हो वो भी मिल जाएगा। ध्यान रहे इसी नंबर के माध्यम से आप एसएस कीजिएगा यही पर। बाकी पीडीएफ नोट्स और कोई आपको दे तो उसका मतलब कि मैं नहीं हूं, ठीक है, केवल इसी पर आप एसएमएस करेंगे तो आपको मिलेगा, और ये आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे इस नंबर के माध्यम से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिखित वाला जैसे कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर सब कुछ आपको मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस और आंसर हैं जो मैं आपको चर्चा करूंगा, समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने देखा ऐसे ही। तो प्रकृतिवाद अपने आप में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो आपका प्रकृतिवाद चैप्टर भी इसी में समाप्त होगा कि प्रकृतिवाद क्या आप जान गए। तो अब आपको ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रकृतिवाद आपको समझ में आ ही गया क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही जो जो एक एक मतलब ये मैंने रखा है क्वेश्चंस, वो अपने आप में एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस है, और इसके माध्यम से टॉपिक भी आपका क्लियर हो रहा है। तो ऐसे आप 2-3-4 मॉडल पेपर अगर देख लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस यही वीडियोस देख करके जाइएगा, प्रैक्टिस सेट आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज लिखित टाइप के मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3-4 जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है तो उसकी पूरी तैयारी लगभग में 7-8 मॉडल पेपर, उसके रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस है। सभी को जुड़ जाना चाहिए, किसी को सोचना नहीं चाहिए इसमें। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी इसी 100 रुपए फीस में ही। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है भैया, वाणिज्यवाद यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं वाणिज्यवाद क्या है और वाणिज्यवाद के पतन का कारण बताइए। वाणिज्यवाद, ये देखिए वाणिज्यवाद सेम जो है प्रकृतिवाद का उल्टा है। जो प्रकृतिवाद अभी हमने समझाया, प्रकृतिवाद कृषि को प्रधानता देता है, जबकि वाणिज्यवाद जो है कृषि को प्रधानता ना देकर के व्यापार को प्रधानता देता है। देखिए परिचय में, वाणिज्यवाद यूरोप की 16वीं से 18वीं शताब्दी की आर्थिक विचारधारा थी। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय संपत्ति और सोने चांदी का भंडार को बढ़ाना, व्यापार करना। व्यापार और उद्योग को कंट्रोल करके राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया वाणिज्यवादियों के द्वारा। प्रकृतिवाद का विरोधी कानून या नियम या विचारधारा थी। मुख्य विचार क्या था इसका? मुख्य विचार समझे प्रकृतिवाद, मतलब प्रकृतिवाद का मैंने समझ लिया था, ये वाणिज्यवाद का विचार समझे। देखिए निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना। निर्यात माने क्या होता है? निर्यात माने होता है बेचना। अपने यहाँ पर इतना प्रोडक्शन करें ताकि हम चीजों को यहाँ से बना करके दूसरे देशों में बेच पाए, यानी कि निर्यात ज्यादा करें। निर्यात ज्यादा करें, बेचे ज्यादा, खरीदे कम। ठीक है, दूसरों पर डिपेंड कम हो, इससे राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ती है, ऐसा इनका मानना था वाणिज्यवादियों का। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है साम्राज्यवादी नीति और व्यापारिक आधिपत्य, यानी मोनोपाली। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हो, यानी व्यापार पर किसका नियंत्रण हो? राज्य का। राज्य माने कि देश का, कानून का, सरकार का कंट्रोल हो किस पर? व्यापार पर। व्यापार पूरा का पूरा हैंडल कौन करे? सरकार जो है व्यापार को हैंडल करे, ऐसा मानना रहा किसका? वाणिज्यवादियों का। वाणिज्यवाद कहते हैं कि व्यापार के माध्यम से अपने देश की संपत्ति को बढ़ाने के मकसद से व्यापार किया जाए और कहीं ना कहीं पे साम्राज्यवादी नीति हो, अपना फैलाव विस्तार हमेशा करते रहे। तीसरी बात धन संचय और कर नीति, यानी राज्य को धन संचय के लिए कर और नियम लागू करना चाहिए। यानी देश है जो, उसको क्या करना चाहिए? धन इकट्ठा करने के लिए और कर देने के लिए नियम लागू करना चाहिए। कितना धन रख सकते, कितना कर देना होगा, क्या सब पूरे नियम कायदे राज्य को कर देना चाहिए देश को। उद्योग का नियंत्रण, घरेलू उद्योगों की रक्षा और प्रोत्साहन भी सरकार को करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है वाणिज्यवादियों के द्वारा। तो वाणिज्यवादी बेसिकली कृषि को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि व्यापार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि से, जबकि प्रकृतिवादी कृषि को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये सोने चांदी के व्यापार को बेसिकली ज्यादा फोकस करते थे जो प्रकृतिवादी थी। ठीक है, इसका पतन हो गया। पतन इसलिए हुआ क्योंकि आप देखें इसके कई कारण रहे, पतन के कई कारण रहे बाबू। पतन के कारण
रीजन्स ऑफ डिक्लाइन। पहला कारण यह था कि उद्योग और कृषि के संतुलन की कमी हो गई, क्योंकि उद्योग जो था इन लोगों ने, वाणिज्यवादियों ने केवल उद्योग पर फोकस किया, कृषि पर उतना फोकस नहीं किया। प्रकृतिवादी केवल कृषि पर फोकस करते हैं, उद्योगों पर नहीं फोकस करते थे। दूसरी बात, सोने चांदी पर निर्भरता हो गई इनकी, हर चीज व्यापार वगैरह में सोना चांदी, हर जगह पर सोना चांदी चलने लगा। वास्तविक आर्थिक विकास में बाधा आ चुकी, क्योंकि मात्र सोने चांदी के उत्पादन पर ही फोकस करने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। अर्थव्यवस्था चलने के लिए आपको हर एक धातुओं पर निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या था, इस दौरान केवल सोने चांदी पर ही निर्भर हो गए और सोने चांदी पर ही फोकस करना किया जाता था, केवल सोना चांदी उत्पादन पर ही ध्यान हर देश देने लगे थे। अगला है, व्यापार और उद्योग में नवाचार की कमी आ चुकी थी। नवाचार माने होता है इनोवेशन, यानी कुछ नई चीजें, कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें नहीं आ रही थी। किसमें? व्यापार में और उद्योग में कुछ नवाचार नहीं आ रहा था, इसके कारण से ये पतन हो गया। इसके अलावा एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक लिखी, और वेल्थ ऑफ नेशन के विचारों के आने के बाद मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को महत्व मिला, और यहां से आप देखते हैं कि वाणिज्यवाद का पतन होता है। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एक अमृत का काम करती है अर्थशास्त्रियों के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं पे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक प्रोफेसर एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है। महत्व इसका यह है वाणिज्यवादियों का, वाणिज्यवाद का महत्व यह है कि वाणिज्यवाद ने व्यापार और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझाया, पहले महत्व। दूसरा महत्व यह है कि यह विचारधारा, आर्थिक नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इनके इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ में इसे समझना आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के विकास के लिए बहुत जरूरी हो जाता है वाणिज्यवाद को। तो इसीलिए वाणिज्यवाद को मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में मैंने आपको प्रकृतिवाद को भी समझाया। तो वाणिज्यवाद भी एक टॉपिक है अपने आप में, एक चैप्टर हमेशा प्रश्न आता है, और प्रकृतिवाद भी अपने आप में एक टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका है कौटिल्य के आर्थिक विचारों में योगदान बताएं। कौटिल्य के आर्थिक विचार बताएं। चलिए, मतलब कि इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्याज या कौटिल्याज इकोनॉमिक थॉट, परिचय समझें इसका। प्रश्न क्या है? कौटिल्य के आर्थिक विचारों में योगदान के बताएं, उनके भी योगदान का परिचय दीजिए। देखिए, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र, उनके ग्रंथ का नाम ही इकोनॉमिक्स है, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य, यानी कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। राज्य और अर्थव्यवस्था का समन्वय प्रस्तुत किया इस पुस्तक में। इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पुस्तक पॉलिटिकल साइंस की है। यह पुस्तक राजनीति शास्त्र के बारे में है, लेकिन चूंकि राजनीति में राजा का आर्थिक पक्ष भी शामिल हो जाता है, इसीलिए इसमें कर वगैरह के बारे में, कैसे कर इकट्ठा किया जाए, किस तरीके से अर्थव्यवस्था चलाई जाए, इस पुस्तक में उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर? मुख्य उद्देश्य है, मतलब उनका मुख्य उद्देश्य था कौटिल्य का, कि राज्य की संपत्ति और नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया जाए। नागरिकों का कल्याण हो और देश की जो संपत्ति है वो एक प्रकार से सुनिश्चित हो, और जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सारे विचार दिए। मुख्य विचार जो कौटिल्य के हैं वो कौन कौन से हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला विचार ये है, कौटिल्य ने कहा कि राज्य की आय यानी इनकम और कर नीति यानी कि जो टैक्स पॉलिसी है, इसके बारे में कहा कि किसानों और व्यापारियों से उचित कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान और व्यापारी ही देश के दो पैर हैं। एक किसान चलाता है और एक व्यापारी, एक दाहिना पांव है, एक बायां पांव है। क्योंकि किसान और व्यापारियों से कर जो है एकदम से उचित मात्रा में लिया जाए, ठीक है, जितना जरूरी हो। दूसरा विचार कौटिल्य कहते हैं कि संसाधन प्रबंधन को लेकर के कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि जल प्रबंधन कराया जाए, भूमि को व्यवस्थित किया जाए, भूमि प्रबंधन किया जाए, खनिज संसाधनों का उपयोग जो है उचित और विवेक सम्मत तरीके से किया जाए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। इसके अलावा वाणिज्यिक नीति को लेकर के कौटिल्य साहब कहते हैं कि व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण किया जाए, यानी व्यापार और उद्योग किसके अंडर में हो? राज्य के अंडर में हो, देश के अंडर में हो, राजा व्यापार और उद्योग पर कंट्रोल कर सके, ऐसा होना चाहिए। चौथी बात, सामाजिक न्याय पर कौटिल्य ने भी कहा। कौटिल्य ने कहा कि गरीबों को और कमजोर वर्गों के लिए हित की रक्षा उनके करी जाए। कौटिल्य ने कहा कि गरीब और कमजोर जो है उनकी रक्षा की जाए, ठीक है। इसके अलावा सैन्य और अर्थव्यवस्था का संतुलन, राज्य की सुरक्षा और विकास की अगर बात की जाए तो सैन्य और अर्थव्यवस्था का संतुलन की बात भी कौटिल्य साहब करते हैं। राज्य की सुरक्षा और विकास की बात भी किसने की? कौटिल्य ने करी।
ये सब कौटिल्य के कुछ विचार रहे हैं। कौटिल्य के विचार या महत्व, उनकी बात, सप्तराज का सिद्धांत दिया, तमाम सारे सिद्धांत दिए, वो मैं चर्चा करता रहूंगा। बहरहाल ये विचार जो है आप लिख दीजिएगा, कौटिल्य के आर्थिक विचार या कौटिल्य का योगदान ऐसे पूछा था तो आप यही चीजें लिखेंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आता है ये वाला। कौटिल्य ने नीति और आर्थिक प्रबंधन का व्यापक दृष्टिकोण दिया। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्र और प्रशासन में उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान में कौटिल्य के विचारों को माना जाता है, कौटिल्य की नीति फेमस है। उनका योगदान भारत की आर्थिक सोच और योजनाओं के लिए एक मोटिवेटर यानी प्रेरक का काम करती है। ये कौटिल्य के विचार हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रोफेसर, चौथा प्रश्न आ चुका है। प्रोफेसर जेके मेहता प्रोफेसर जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनके आर्थिक विचारों के बारे में बताइए। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचार की अगर बात करें बेटा तो लिखिए, प्रोफेसर जेके मेहता ने विकास और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया। उनका दृष्टिकोण सांख्यिकी और तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है, यानी कि जो फैक्चुअल एनालिसिस है उस पर फोकस करते हैं ये, और साथ ही साथ में ये स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और तथ्यात्मक विश्लेषण पर ज्यादा फोकस करते हैं प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता के जो मुख्य विचार है, इनके आर्थिक विचार, वो कुछ इस पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे, जैसे कि सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास का संतुलन की बात करते हैं, यानी सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, जनता का कल्याण हो, जनता सुखी हो, साथ ही साथ में, और जनता सुखी के साथ साथ जनता सुखी तो हो लेकिन आर्थिक विकास भी इसके साथ साथ होता रहे, यानी कि जनता सुखी हो इसके लिए आर्थिक विकास ही रुक जाए तो ऐसा ही जो है कल्याण नहीं चाहिए। ऐसा कल्याण जनता का किया जाए जिससे देश भी आगे बढ़े, देश का विकास भी होता रहे और जनता का कल्याण यानी वेलफेयर भी होता रहे। ठीक है। दूसरा विचार दिया प्रोफेसर जेके मेहता साहब ने, विकासशील देश, ऐसे देश जिनका विकास अभी हो रहा है उनको विकासशील देश कहते हैं, और जिनका विकास हो चुका है उनको विकसित देश कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, और इसको कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। तो विकासशील देशों के लिए नीतिगत मार्गदर्शन की बात भी करी, एक पॉलिसी के तहत जो है आगे बढ़ना चाहिए, एक योजना के तहत कोई कानून बनाना चाहिए। तीसरी बात, आर्थिक निर्णयों में सामाजिक कारकों का महत्व होता है। कोई भी आर्थिक निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उसमें सामाजिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इसलिए आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लेते समय हमको सामाजिक कारकों पर फोकस कर लेना चाहिए, सामाजिक कारकों को भी समझ लेना चाहिए। चौथा विचार दिया साहब ने, प्रोफेसर जेके मेहता ने, कि शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया, यानी इन्होंने शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया ताकि शिक्षित व्यक्ति जो होगा और रोजगार, जब शिक्षित होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो धन आएगा, इससे अर्थव्यवस्था एक उसका संतुलन बना रहेगा। इस तरीके से प्रोफेसर जेके मेहता बताते हैं। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों के महत्व की अगर बात करें तो उनके विचार नीति निर्धारण और विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आर्थिक नीति बनानी है या फिर सरकार को कोई योजना चलानी है, कोई नीति बनानी है, तो उसमें प्रोफेसर जेके मेहता के विचारों को उनको देखना पड़ता है। साथ ही साथ में आर्थिक विकास में समाज के विभिन्न वर्गों के हित को सुरक्षित करने में योगदान भी प्रोफेसर जेके मेहता साहब ने दिया। ठीक है। तो प्रोफेसर जेके मेहता के कुछ आर्थिक विचार, लघु उत्तरीय क्वेश्चन से सब है, तो ऐसे चर्चा करेंगे हम। आगे देखिएगा, कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं, छोटे क्वेश्चन भी हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास सिद्धांत की अगर बात की जाए तो डेविड रिकार्डो विदेशी अर्थशास्त्री हैं और बड़े ही जबरदस्त विद्वान हैं। डेविड रिकार्डो की अगर बात की जाए 1772 में जन्म हुआ, 1823 में मृत्यु। उन्होंने भूमि उत्पादन और आय वितरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनका उद्देश्य था आर्थिक विकास के प्राकृतिक नियमों को समझना। आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पॉलिटिकल नियम है, नेचुरल नियम है, प्राकृतिक नियम है, उन नियमों को समझना कि आखिरकार आर्थिक विकास किया जाए प्राकृतिक नियमों के तहत किया जाए, ऐसा इनका मानना था। मुख्य विचार इनका क्या है भाई डेविड रिकार्डो का? डेविड रिकार्डो साहब बड़े अच्छे विद्वान हैं। ये कहते हैं कि भूमि की उपज और रेंट, यानी भूमि की उपज और क्षमता पर रेंट निर्भर है, यानी कि जो कर होता है, कितना किसी व्यक्ति ने उपज किया है, उसी उपज के अकॉर्डिंग ही उसको टैक्स देने का अधिकार है। अब पता चला उसके खेत में कुछ हुआ ही नहीं और टैक्स आप ऊपर से बहुत ज्यादा लगा दिए हैं, तो ऐसे इसलिए इन्होंने कहा कि टैक्स उतना ही लगाया जाए जितना कि उसकी उपज हो, उपज के हिसाब से टैक्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था डेविड रिकार्डो का। दूसरी बात, आय वितरण, मजदूरी, लाभ और रेंट में संतुलन हो। ठीक है, मजदूरी कितनी मतलब की लगी है, लाभ कितना मिला है
और रेंट कितना उसी हिसाब से लेना चाहिए कि भाई जितना लाभ मिला उसके हिसाब से व्यक्ति से लाभ लेना चाहिए, मतलब कि टैक्स लेना चाहिए सरकार को। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास, पूंजी निवेश और उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, वो पूंजी निवेश करना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये इन्होंने कहा कि भाई पूंजी का निवेश बिना करे आर्थिक विकास संभव नहीं है, इसलिए पूंजी का निवेश बहुत जरूरी है, तभी उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा सापेक्ष लागत सिद्धांत भी दिया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नींव को लेकर के यह सिद्धांत बहुत माना जाना सिद्धांत है। कौन सा? सापेक्ष लागत का सिद्धांत। सापेक्ष लागत का सिद्धांत में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नींव का काम करता है। महत्व अगर समझें इनकी विशेषताओं के, इनके चीजों की, तो भूमि उत्पादन के महत्व को स्पष्ट किया इन्होंने। वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास के सिद्धांतों को विकसित किया इन्होंने, प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने। साथ ही साथ में आधुनिक अर्थशास्त्र में रेंट और वितरण की समझ में योगदान दिया। ठीक है, रेंट माने टैक्स या कर की बात की जाए। आगे देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी इकोनॉमिक थॉट की अगर बात की जाए तो गांधी जी के आर्थिक विचारों को जानिए, पहले परिचय समझिए। देखिए, महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक दृष्टिकोण में स्वदेशी की बात करी है। वो विदेशी का बहिष्कार करते, स्वदेशी मूवमेंट में रहते हैं। ग्राम विकास और स्वावलंबन पर जोर देते हैं। उनका विचार था कि आर्थिक विकास केवल बड़े उद्योगों और शहरों में नहीं होता है, ये छोटे छोटे शहरों में बल्कि गांव में भी होना चाहिए। इन्होंने केवल शहरों में उद्योगों के विकास की बात ना करके हर एक व्यक्ति को लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो उनके कुटीर उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी चलाने का प्रयास किया। घर घर खादी की बात करी, चरखे चलाने की बात करी। तो गांधी एकदम से अर्थव्यवस्था की जड़ हैं, गांधी अर्थव्यवस्था की जड़ को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि केवल विदेशों में, मतलब केवल बड़े बड़े शहरों में ही आर्थिक विकास नहीं होगा, बल्कि गांव में भी आर्थिक विकास की बात गांधी जी ने करा। मुख्य विचार समझे गांधी जी का। पहला, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, यानी कि स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने बड़ा काम किया। ठीक है। दूसरी बात है ग्राम उद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज, यानी छोटे उद्योगों से रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की बात गांधी जी ने करी कि भाई छोटे रोजगार, मतलब छोटे उद्योग जो है स्थापित किए, इससे जो है हर व्यक्ति रोजगार में होगा और हर व्यक्ति काम करेगा। सरल जीवन और आवश्यकताओं की संतुलना, मतलब की संतुलना, ज्यादा भौतिक संपत्ति की नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इतना संपत्ति होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि भाई जितना आपको जरूरत हो उतना ही धन कमाएं, और उससे ज्यादा धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको आवश्यकता हो, जितना आपकी जरूरत हो, अपने जरूरत के हिसाब से धन कमाना चाहिए व्यक्ति को, और बाकी धन जो है आप जो है गरीबों में दान कर सकते हैं, फिर बांट सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन कमाना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में नैतिकता पर फोकस करते हैं, एथिक्स इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में भी मोरलिटी की बात करते हैं, और ये बात इंडियन ही कर सकते हैं। लाभ कमाने के साथ साथ समाज सेवा और नैतिकता भी जरूरी है। बिना नैतिकता के और समाज के सेवा के लाभ कमाना उचित नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना रहा है। ठीक है। गांधी जी आगे कहते हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात भी गांधी जी करते हैं। अपने आर्थिक विचारों में गांधी जी कहते हैं कि गरीबों और कमजोर वर्गों के हित को सुरक्षित करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास हो या ना हो, लेकिन गरीब और कमजोर वर्गों को दबा करके नहीं। गरीब और कमजोर वर्ग आगे बढ़े, चाहे विकास थोड़ा धीमा गति से होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गरीब और कमजोर वर्ग को कोई नुकसान ना पहुंचे। गांधी जी इस पक्ष में थे। ठीक है। गांधी जी के विचारों का अगर महत्व देखें, गांधी जी के विचारों का महत्व देखें, गांधी जी के विचार आज भी स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में मार्गदर्शन का काम करते हैं। गांधी जी के विचार आज भी क्या करते हैं? स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में क्या करते हैं? एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। साथ ही साथ में स्वदेशी और ग्राम उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ साथ उनका दृष्टिकोण पर्यावरण और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की शिक्षा भी देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये विचार गांधी जी ने दिया। गांधी जी पर्यावरण को पर भी ध्यान देते हैं, समाज पर भी ध्यान देते हैं, गरीब तबकों पर भी ध्यान देते हैं, बच्चों बच्चियों पर भी ध्यान देते हैं, शिक्षा पर भी ध्यान देते हैं। तो गांधी एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने हर एक क्षेत्र में विचार दिया। गांधी के आर्थिक विचार ये आज वर्तमान में प्रासंगिक है।
आज इन्हीं के विचारों पर मोदी जी, आप देखते हैं स्वदेशी बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई क्या किया जाए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो गांधी जी भी आत्मनिर्भर भारत की ही बात करते थे। स्वदेशी और ग्राम उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम गांधी जी ने किया। तो वे हैं गांधी। तो गांधी ने काफी काम किया इन चीजों पर। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपका है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्रोफेसर कीन्स जो हैं माने जाने विद्वान हैं, माने जाने अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स इनका पूरा नाम है। इन्होंने आर्थिक असंतुलन और बेरोजगारी के समाधान के लिए यह सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि संपूर्ण मांग जो होती है वही रोजगार और उत्पादन को नियंत्रित करती है, यानी जो डिमांड होती है उसी पर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र चलता है। डिमांड, जैसे मान लेते हैं मांग, किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसका जो है उत्पादन भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं शादी ब्याह में मोटरसाइकिल का उत्पादन बढ़ा दिया था, क्योंकि दहेज में मोटरसाइकिल मिलनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में तमाम सारे लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं। या ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट यानी कि मांग ज्यादा होती है तो उसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ती है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं कि जब भी डिमांड बढ़ती है या डिमांड घटती है तो उसका उत्पादन पर और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। मान लेते मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार भी ज्यादा होगा, यानी कि उत्पादन जो बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते 10 वर्कर काम कर रहे थे किसी कंपनी में, तो अब 20 वर्कर काम करने शुरू हो जाएंगे, यानी 10 लोग जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिल जाएगा। किसके बढ़ने से? मांग के बढ़ने से। लेकिन वहीं पर अगर मांग घट जाती है तो क्या होगा? मांग घट जाने से वस्तुएं लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि मांग घट गई है तो वस्तुएं जाहिर सी बात है कम ही, तो लोग उसको उत्पादित करना कम कर देंगे। जैसे लोगों की डिमांड जब कम हो जाएगी किसी वस्तु की तो लोग उसको कम कर देंगे, और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो जो 10 लोग काम कर रहे थे मान लेते कंपनी में, या 20 लोग काम कर रहे थे, तो 20 लोग से घट करके वो 8 या 9 लोग काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मांग होती है उसी पर पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है। जॉन मेनार्ड कीन्स ऐसा कहते हैं। मुख्य विचार की अगर बात की जाए मेनार्ड कीन्स की, जो है कीन्स महोदय कहते हैं कि संपूर्ण मांग का महत्व है, रोजगार की मात्रा उस कुल मांग पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि वैसे मांग बढ़ेगी वैसे रोजगार की मात्रा भी घटती बढ़ती रहेगी। सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी मंदी के में सरकार को निवेश और खर्च बढ़ाना चाहिए। मान लेते मंदी पड़ गई है, पैसा कम है मार्केट में या कुछ है, तो ऐसे में सरकार को अपनी तरफ से निवेश करना चाहिए, खर्च बढ़ाना चाहिए, कोई भी चीज सरकार खुद ही करे ताकि मंदी खत्म हो सके। उपभोग और बचत का संतुलन, यानी अत्यधिक बचत से रोजगार भी घटता है। अगर सभी लोग बचाने पर ही उतर आएंगे, सब लोग बचाएंगे पैसा ही, तो रोजगार इससे क्या होगा? घटेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उत्पादन क्षमता और रोजगार बढ़ाने के लिए भी प्रौद्योगिकी और पूंजी का निवेश करना चाहिए, ऐसा मेनार्ड कीन्स कहते हैं। तो इस तरीके से जॉन मेनार्ड कीन्स के विचार हो गए। कीन्स का सिद्धांत जो इन्होंने दिया तमाम प्रकार के सिद्धांत उत्पादन को लेकर के, इनका सिद्धांत आधुनिक आर्थिक नीतियों जैसे वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है, साख नियंत्रण के लिए, मार्केट में कितना पैसा रखना है कितना नहीं रखना है, किस तरीके से मार्केट को चलाना है, ये सब यहाँ से आप सीख सकते हैं। रोजगार सृजन के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। रोजगार का सिद्धांत भी सृजित होता है। जैसे जब मांग बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ जाता है, मांग घट जाती तो रोजगार भी ऑटोमेटिक घट जाता है। यह मंदी और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक उपाय प्रस्तुत करता है। मंदी के समय में सरकारों को अलग अलग चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे क्या होगा? आर्थिक असमानता दूर होगी। साथ ही साथ विकासशील देशों में आर्थिक स्थिरता के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न 8वां, जेबीसी। जेबीसी का बाजार का नियम है। जेबीसी नाम के विद्वान, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? बाजार का सिद्धांत दिया जेबीसी ने।
जेबीसी एक बड़े अच्छे विद्वान हैं। उनका जो मार्केट रूल है वो कुछ जबरदस्त है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जेबीसी का बाजार नियम क्या कहता है? जेबीसी जॉन बर्नार्ड स्टीवर्ट नाम है, शॉर्ट फॉर्म में जेबीसी कहते हैं। इन्होंने बाजार में मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा के नियम दिए। उनका उद्देश्य था कि बाजार में उत्पादन और मूल्य स्थिर हो। उत्पादन और मूल्य की बात की तो बाजार में क्या होता है, कभी कभी मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जैसे सब्जी का रेट हो गया, फल का रेट हो गया, कब बढ़ जाए कब घट जाए कुछ पता नहीं है। ये सब परिवर्तित होने वाले मूल्य हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर ऐसे कुछ चीजें होती जिनका रेट, या चीनी हो गई, उसका रेट जो है लगभग में समान ही रहता है, एक जैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। मुख्य विचार जो है जेबीसी बाजार के नियम में क्या कहते हैं? मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मूल्य केवल मांग और आपूर्ति के संतुलन से तय होते हैं। किसी भी चीज के मूल्य जो होता है, ये कहते हैं बाजार का मूल्य घटता बढ़ता किससे? डिमांड से। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा ही हो जाती है तो वो महंगी वस्तु हो जाती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो वही वस्तु सस्ती हो जाती है। यानी डिमांड यानी मांग जो होती है वही एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही साथ में मांग ही क्या करती है? मांग के द्वारा रोजगार का सृजन तो होता ही है, लेकिन मांग के द्वारा ही कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं मूल्य में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं चीनी 40 रुपए किलो बिकती है सामान्य अवस्था में, और वही चीनी अब महंगी हो जाए 50 रुपए किलो बिकने लगी, तो चीनी के जैसे लोग 1 किलो चीनी खरीदते थे महीने भर में, अब वो 2 महीने में 1 किलो चीनी खरीदेंगे, तो चीनी का रेट बढ़ जाएगा। जैसे टमाटर का आप उदाहरण ले लीजिए, जब टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच जाता है, 100 रुपए किलो पहुंच जाता है, तो लोग आधे टमाटर का तड़का देती है महिलाएं। लेकिन जब वही टमाटर 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिकता है, एक एक टमाटर, दो दो टमाटर सब्जी में तड़का लग रहा है, एक दो टमाटर मतलब की दाल में भी तड़का लग रहा है, छौंकना। तो कहने का मतलब ये है कि रेट जो होता है वो जब घटता बढ़ता है किसके द्वारा? डिमांड के द्वारा। जब डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है तो रेट ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाता है। जब डिमांड घट जाती है तो उसका रेट भी सस्ता हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के मांग के द्वारा ही किसी भी वस्तु का मूल्य डिसाइड होता है कि महंगी होगी कोई वस्तु या कोई वस्तु सस्ती होगी। ये कौन डिसाइड करता है? मांग डिसाइड करती है। ठीक है, मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा केवल मांग और आपूर्ति के संतुलन से तय होता है। मान लेते मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति भी बहुत ज्यादा हो गई, तब रेट वही रहेगा। लेकिन मांग ज्यादा और आपूर्ति नहीं हो पाई, या पूर्ति कम हो पाई, सप्लाई नहीं है, 10 मोटरसाइकिल है किसी एजेंसी पर और 20 लोग खरीदने पहुंच गए, और उस तो जैसे मान लेते अगर मोटरसाइकिल 70,000 रुपए की मिल रही थी, अब तो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई। मान लेते मोटरसाइकिल 70,000 की थी, अब वही मोटरसाइकिल 1 लाख की बिकने लगेगी, चूंकि 20 लोग उसके ग्राहक हैं। समझ रहे हैं? डिमांड उसकी ज्यादा है, 20 लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। कहते हैं कि भाई खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जेबीसी कहते हैं कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन, बाजार में स्वतंत्र व्यापारियों की भागीदारी होती है। तीसरी बात इन्होंने बताई मूल्य स्थिरता, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतें लंबे समय तक संतुलित रहें, ये बाजार का नियम है। यानी कीमतें डेली घटे बढ़े ना, बाजार के नियम में जेबीसी का मानना था कि जो रेट है मार्केट का, जो मूल्य होता है वो घटे बढ़े ना, वो लंबे समय तक सेम रहे तो ज्यादा बेटर होता है। इससे बाजार का स्थायित्व तो बना रहता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो होता है वो, और उत्पादक जो होता है, जो एक प्रकार से प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का संतुलन देने की बात करते हैं जेबीसी, दोनों के हितों का संतुलन करने की बात करते हैं जेबीसी। तो इस तरीके से दोनों का हित हो ताकि जो है लाभ भी मिल जाए, जो है जो विक्रेता है और क्रेता है उसको भी लाभ मिल जाए, उसकी बचत भी हो जाए। जेबीसी के नियम, इसका महत्व लिखिएगा जेबीसी के नियम का। जेबीसी का नियम बाजार की सुव्यवस्था और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, आधुनिक अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में मूल्य सिद्धांत और प्रतिस्पर्धा नीति की नींव रखने के लिए जाना जाता है जेबीसी का बाजार का नियम। नीति निर्माता और व्यापारिक निर्णयों में मार्गदर्शन का काम करता है जेबीसी का बाजार का नियम। तो इस तरीके जेबीसी के बाजार के नियम के बारे में हमने जाना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ने लिखी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अतिरिक्त मूल्य क्या है? मान लेते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं,
कोई कंपनी मान लेते हैं, कोई ए नाम की कोई कंपनी है, इस कंपनी में एक पूंजीपति है, एक मालिक है, ठीक है, जिसकी कंपनी है, जिसने एक बार पैसा खर्च करके जो है ये कंपनी बना दी। और एक दूसरी तरफ कौन होता है, मजदूर वर्ग होता है। मजदूर जो होता है वो काम करता है, पैसे पाता है, दिहाड़ी पर काम करता है, मंथली काम करता है, जो भी काम करता हो। ए नाम की कंपनी में एक मालिक है, एक मजदूर है। इन मालिक और मजदूर के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, इसी को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा। तो मालिक और अमीर होता जाता है और मजदूर और गरीब होता जाता है। मालिक बिना कुछ किए ही लाभ कमाता है, इसी लाभ को अतिरिक्त लाभ का कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई चीनी की फैक्ट्री है, या चीनी छोड़ दो, कोई वस्तु मान लीजिए, मान लेते हैं कोई बी नाम की कोई वस्तु है। इस वस्तु को बनाने में बेटा, इस वस्तु को बनाने में 50 रुपए का जो है सामान लगता है। बी नाम की वस्तु को बनाने में 50 रुपए का क्या लगता है, 50 रुपए का सामान लगता है। और मजदूर को 25 रुपए मजदूरी देनी पड़ती है, 25 रुपए मजदूरी मजदूर को दे दिया गया। अब जो है ये वस्तु बनकर कितने में तैयार हुई, बी का रेट कितना बना, 75 रुपए बना। लेकिन ये 75 रुपए बना, अब कंपनी चूंकि 75 रुपए में बनाई है इस प्रोडक्ट को, तो 100 रुपए में बेचेगी। तो मान लेते हैं कितने में बेच रही है, 100 रुपए में। इसका जो है 100 रुपया क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए में वस्तु कोई बेच रहा है, 75 रुपए में बी नाम की वस्तु बन जाती है और 100 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है। अब इसी 100 रुपए में जब बेच रहा तो 25 रुपए इसके क्या बन रहे हैं, 25 रुपए लाभ मिल रहा है। 25 रुपए लाभ किसको मिलेगा, ये 25 रुपए लाभ इस मिल के मालिक को मिलेगा, कंपनी के मालिक को मिलेगा, ठीक है, बिना कुछ किए। चूंकि एक बार इन्होंने पैसा लगा दिया, इस वजह से मिल के मालिक को मिलेगा 25 रुपए का लाभ। और जो मजदूर है उसको 25 रुपए मिलेगा उसकी मेहनताना, ठीक है। 50 रुपए की लागत सामान बनाने मिलेगी, 25 रुपए मजदूरी ली, कुल मिलाकर के 75 रुपए में वस्तु बन गई। लेकिन बिकी कितने में, 100 रुपए में। और जब 100 रुपए में बिक गई तो 25 रुपए आपका क्या बच रहा है, 25 रुपए लाभ मिला। ये लाभ मजदूर को नहीं मिलता है, लाभ किसको मिलता है, मालिक को मिलता है। मालिक बिना कुछ किए 25 रुपए कमा लेता है, यही 25 रुपए इसका कमाना ही अतिरिक्त मूल्य है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है, ठीक है। और मजदूर जब मेहनत करता है तब जाकर के वो 25 रुपए प्राप्त करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। तो यही इनके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है और ये परीक्षा में प्रश्न हमेशा आता है। अतिरिक्त मूल्य आज आपको समझ में आ गया क्या होता है, भाई इसको लिख करके देख लेते हैं। यानी कि बिना कुछ किए मिल का मालिक या कंपनी का मालिक 25 रुपए कमा लेता है, वही 25 रुपए उसका अतिरिक्त मूल्य है। इसी का सिद्धांत दिया कि एक तो भाई उसमें इतना मेहनत करके कमाता है और मालिक बिना कुछ किए ही इतना पैसा कमा लेता है, मात्र किस लिए, क्योंकि उसके पास पैसा, उसने पूंजी लगा करके फैक्ट्री स्थापित की, इसलिए वो लगातार पैसे कमाता रहता है। इसी का विरोध करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा क्या, तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझा सकते हैं। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, हेडिंग डालिएगा कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यू थ्योरी। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी, परीक्षा में पूछी जाती रहती है हमेशा। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के आर्थिक संबंधों को समझाने के लिए या समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कार्ल मार्क्स का कि मजदूर के उत्पादक श्रम से उत्पन्न मूल्य का बड़ा हिस्सा पूंजीपति द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और विस्तार चीजें यहाँ पर समझाई जाती हैं, कुल मिलाकर के बहुत ही बारीकी के साथ मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। मुख्य विचार क्या है इसका बेटा, देखिए मुख्य विचार की बात की तो मूल्य और श्रम का संबंध, वस्तु का मूल्य श्रम से उत्पन्न होता है, ऐसा मानना था इनका। मूल्य और श्रम का संबंध क्या होता है कि वस्तु का मूल्य जो होता है श्रम से उत्पन्न होता है। वस्तु महंगी कब होती है, श्रम जब उसमें लगता है, मेहनत लगती है, तो उससे महंगी हो सकती है। दूसरी बात इन्होंने कहा अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू, मजदूर की मेहनत से अधिक उत्पादन का लाभ पूंजीपति उठाता है। मजदूर जितना मेहनत करता है उसका लाभ मजदूर को ना मिलकर के वो पूंजीपति को डायरेक्ट मिल जाता है। इसके अलावा पूंजीपति असमानता, यानी यह असमानता समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, ऐसा किसने कहा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है। तो जो मैंने उदाहरण समझाया वो उदाहरण आपने समझ ही लिया होगा। वैसे ही लाभ कमाता है एक मिल का मालिक, इसी का विरोध करते हैं कार्ल मार्क्स। समाजवाद का प्रस्ताव, सोशलिज्म प्रपोजल, उत्पादन और वितरण में समानता लाना, इसी को एक प्रकार से समाजवाद या मतलब की कम्युनलिज्म की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष और असमानता की समझ है, ऐसा इसका महत्व है, मतलब इसकी समझ मिलती है इस सिद्धांत से। समाजवादी और कम्युनिस्ट नीतियों का आधार है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मजदूर कल्याण के लिए काम करता है और नीति निर्माण में भी
मार्गदर्शन का काम करता है इनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, किसका? कार्ल मार्क्स का। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है, आरसी दत्ता के आर्थिक विचार बताइए। आरसी दत्ता इकोनॉमिक थॉट्स। आरसी दत्ता की अगर बात की तो ये भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं। आरसी दत्ता ने भारतीय और पश्चिमी अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया है, यानी यूरोपीय अर्थशास्त्र और भारत का जो अर्थशास्त्र है दोनों की क्या करी है? तुलना करी है, कंपैरिजन किया है। उनका दृष्टिकोण वास्तविक और सामाजिक दृष्टिकोण से था, सामाजिक दृष्टि से और वास्तविक दृष्टि से इन्होंने अर्थशास्त्र को समझा, आर्थिक नीतियों को समझा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बेटर अंदाज में आपको बता रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना हो तो इकोनॉमिक्स बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं और बहुत ही बेटर अंदाज में मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेटर अंदाज में पढ़ा रहा हूं मैं। इनके मुख्य विचार को समझते हैं कि आरसी दत्ता के जो विचार हैं, आर्थिक विचार हैं, वो मुख्य विचार कौन कौन से हैं। देखिए, विकासशील देशों की समस्याएं, खास करके गरीबी, बेरोजगारी और संसाधन प्रबंधन पर आरसी दत्ता ने काफी अच्छा लिखा है। साथ ही साथ में आर्थिक नीति पर भी इन्होंने, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी पर भी अच्छे तरीके से अपनी जानकारी दी है। खास करके समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष ध्यान देने का काम इन्होंने किया है। कमजोर जो वर्ग जो रहे हैं समाज के, उन कमजोर वर्गों के लिए इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। सामाजिक कल्याण और उत्पादन, यानी आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता को भी इन्होंने डिनोट किया है कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन सामाजिक न्याय हो, सभी को बराबर तरीके से विकास हो, ऐसा नहीं कि एक पक्ष आगे बढ़ जाए और दूसरा पीछे ही रह जाए। चौथी बात कहते हैं आरसी दत्ता जी, इस भारतीय संदर्भ में अर्थशास्त्र भारतीय समाज की वास्तविकताओं के अनुसार इन्होंने जो नीति बनाई, जो पॉलिसी बनाई, वो भारतीय समाज की जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को ध्यान में रख करके बनाई। इनके सिद्धांतों का महत्व क्या है? महत्व यह है कि भारतीय विकास योजना और नीति निर्माण में मार्गदर्शन का काम इनका सिद्धांत करता है, इनके विचार करते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का संतुलन समझाने में योगदान दिया इन्होंने। साथ ही साथ में विकासशील देशों के आर्थिक सुधारों में भी इनका सिद्धांत जो है प्रासंगिक रहा है। इनका सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला रहा है, यानी इनका सिद्धांत यूं कहें कि बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है। चाहे वो भारत की बात करें, चाहे पश्चिम के देशों की बात की, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन में इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पर रहे हैं आप। 11वां प्रश्न आप देखिएगा। 11वां प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि प्रोफेसर फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रोफेसर फिशर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। प्रोफेसर लर्विंग फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसका परिचय पहले समझें। इरविंग फिशर की अगर बात की जाए, इरविंग फिशर ने मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच रिलेशन को स्पष्ट किया कि मुद्रा की जो मात्रा होती है वो और मूल्य का स्तर जो होता है इसके बीच में क्या संबंध है। इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दिया, प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को उनका उद्देश्य था कि मुद्रा की आपूर्ति जो होती है और कीमतों के बीच, मुद्रा की आपूर्ति और जो है कीमतों यानी कि मूल्यों के बीच में जो है संतुलन होता है, इसी संतुलन को समझाने का काम इन्होंने किया इस सिद्धांत को देने के द्वारा। मुख्य विचार जो इनका रहा, इन्होंने क्या कहा? इनका सिद्धांत है, सिद्धांत का सूत्र है इनका पीबी बराबर पीटी, एमबी बराबर पीटी। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? एमबी बराबर पीटी इनका सूत्र है, जहां पर अगली बात बताएं, मूल्य निर्धारण पर प्रभाव की बात करते हैं। मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? मूल्य का स्तर भी बढ़ जाता है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य का स्तर भी बढ़ जाता है। आप ऐसा समझे कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो उससे चीजें महंगी हो जाएंगी। मार्केट में पैसा है इसीलिए चीजें महंगी है, बात आप ध्यान रखेंगे। पैसे लोगों के पास, पहले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो चीजें सस्ती हुआ करती थी। चीजें महंगी होने का मतलब यह है कि लोगों के पास पैसे खूब आ रहे हैं इसलिए वो चीजें महंगी हो रही हैं। ठीक है, जैसे जो चीजें पहले आप 10 या 15 रुपए किलो चीनी खरीदते थे, 20 रुपए किलो, आज आप 40 रुपए किलो चीनी खरीद करके खाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे तब भी आप चीनी खाते थे, आज भी खाते हैं। बहरहाल पहले नौकरी में आपको 200 रुपए 300 रुपए मिलते, 200 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, आज 400 300 रुपए 500 मिलती है।
तो कहीं ना कहीं पे जहां पर भी चीजें जो महंगी हुई है उससे मुद्रा का जो मूल्य है कहीं ना कहीं पे गिरा है। मुद्रा अगर मार्केट में ज्यादा है तो मुद्रा का मूल्य घट रहा है, मुद्रा मार्केट में कम है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मुद्रा मार्केट में ज्यादा आएगी, जैसे मुद्रा मार्केट में ज्यादा कैसे आती है, आरबीआई बैंक का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। वो बैंक क्या करती है, वो बैंक बेटा साख नियंत्रण का काम करती है। मार्केट में कितनी तरलता आएगी और कितनी तरलता मतलब बनाए रखने के लिए, तरलता माने होता है लिक्विडिटी, यानी कि मुद्रा का मान बैलेंस करने के लिए कि मुद्रा ना ज्यादा घटे ना ज्यादा बढ़े, करती क्या है आरबीआई। आरबीआई के अंडर में तमाम सारे बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, ऐसे तमाम प्रकार के जो बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो ये सारे जो बैंक हैं, एचडीएफसी, ये सारे बैंक जो है आरबीआई से ही कनेक्टेड है, आरबीआई के ही द्वारा निर्देशों से के अकॉर्डिंग पालन करते हैं। आरबीआई एक रेपो दर होता है, उसी रेपो दर पर रेट होता है, उसी रेट पर परसेंटेज पर उधार देता है इन बैंकों को, एसबीआई वगैरह को। तो एसबीआई मान लेते हैं, एसबीआई का उधार ले ले, सबसे फेमस बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो होता है वो आरबीआई से बोलेगा कि हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए या फिर हमको कुछ भी चाहिए, पैसे चाहिए, तो एसबीआई किससे बोलेगा, आरबीआई से बोलेगा। अब जब आरबीआई से कौन बोलेगा बेटा, एसबीआई जो होगा आरबीआई से बोलेगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो करेगा बेटा वो बेसिकली कहेगा ठीक है आप इस दर पर पैसा ले सकते हैं, तो आरबीआई क्या कर देगा, पैसा मार्केट में दे देगा। मान लेते एसबीआई ना कहे, अब आरबीआई को सारा काम करना, तो आरबीआई क्या करेगा, तो रेपो दर मान लेते 2% ब्याज पर अभी तक पैसा देता है एसबीआई, सॉरी आरबीआई अन्य बैंकों पर, तो वही बैंक जो होगा एसबीआई, आरबीआई जो होगा वो रेपो दर अपना घटा देगा, 2% के बजाय कहेगा कि अब 1.5% ब्याज पर ही हम पैसा उधार देंगे। अब सारे बैंक जितने भी इधर उधर के हैं, ये सारे बैंक पहुंच जाएंगे आरबीआई के यहाँ, कहिए भैया हमको पैसा दे दीजिए। अब जब वो बोलेंगे हमको पैसा दे दीजिए कितने परसेंट पर, अब वो जितना परसेंट कम हो गया तो 1.5% पर हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है खरीद लिया जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे उधार ले लेगा ये सारे बैंक। जब पैसे उधार ले लेंगे तो ये आएंगे फिर अपने ग्राहकों को ऑफर देंगे कि भाई इतना ब्याज आपको, इतने ब्याज पर, कम ब्याज पर आपको उधार दिया जा रहा है, तो अपने ग्राहकों को उधार देंगे। जो पूंजीपति हैं जो मार्केट में है वो सब उधार ले लेंगे पैसा। अब वो पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, पैसा मार्केट में आएगा, उद्योग सामान लोग ज्यादा बनाना शुरू कर देंगे, रोजगार भी बढ़ सकता है इससे, तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे क्या होगा, चीजें महंगी हो सकती हैं पैसा मार्केट में ज्यादा आने से, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा खूब होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो सप्लाई अगर सही तरीके से हुई तब तो ठीक बात है, सप्लाई अगर ना भी हो पाई और डिमांड ज्यादा हो गई तो वस्तुओं का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट में पैसा आ चुका है या डिमांड ज्यादा हो चुकी है। डिमांड कब होगी, जब आपके पास पैसे घर में होगा, तभी आप सोचेंगे मोटरसाइकिल खरीद लें, तभी आप सोचेंगे कि हम जो है अपना जो है पूरे शरीर का मसाज करवा लें, या तभी आप सोचेंगे कि हम अपने पूरा जो है शरीर की सिकाई करवा लें या पूरे शरीर की जांच करवा लें, जो भी कुछ करना होता है, या फिर एंजॉय करें, कहीं पर घूमने चले जाए, जब पैसा होगा तब। बाकी जब आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या सोचेंगे, केवल रोटी कपड़ा मकान, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बहुत है। लेकिन जब पैसे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप सोचते 4 चक्को ले ली, फिर एसी लगवा ली, फिर यह कर ली वह कर ली, सब दिमाग में आने लगता है। तो ये चीजें हैं। मूल्य निर्धारण पर प्रभाव, मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से मूल्य स्तर बढ़ता है, ये बात है, इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं। आर्थिक स्थिरता, मुद्रा की मात्रा और गति को नियंत्रित करके आर्थिक स्थिरता को बनाई जा सकती है, ऐसा इनका मानना रहा है प्रोफेसर फिशर का। इसके अलावा आधुनिक नीति में महत्व, केंद्रीय बैंक की नीतियों, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे उसकी नीति बनाने में, मुद्रा का प्रबंधन करने में, साथ ही साथ वित्तीय स्थिरता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है ये सिद्धांत फिशर का। जो सिद्धांत मैंने आपको समझाया फिशर का सिद्धांत था। महत्व सिद्धांत का यह है फिशर के कि यह सिद्धांत मुद्रा और कीमतों के नियंत्रण का आधार है। मुद्रा का कीमत और जो मतलब मुद्रा और कीमत के नियंत्रण का आधार प्रदान करता है सिद्धांत। यह नीति निर्धारण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, यानी जो मुद्रा कमी आ जाती मार्केट में, पैसा नहीं है, मंदी पड़ जाए तो उसकी कमी को दूर करता है और आर्थिक स्थिरता में सहायता प्रदान करता है यह सिद्धांत। इसके अलावा विकासशील और विकसित देशों में दोनों में खास करके वित्तीय नियोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरीके से लिक्विडिटी या साख का नियंत्रण करना है, यह सिद्धांत हमको बताता है। कौन सा सिद्धांत है ये है इरविंग फिशर का सिद्धांत, मुद्रा की मात्रा और मूल्य के स्तर का सिद्धांत है। बेसिकली इसको मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया क्या होता है मुद्रा, किस तरीके से मार्केट में रही, किस तरीके से इसको मैनेज करना, ये चीजें।
अगला प्रश्न 12 नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के बहुत ही विद्वान आदमी, संविधान निर्मात्री सभा जिसका नाम है प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी की ये चेयरमैन यानी अध्यक्ष रहे हैं। बी आर अम्बेडकर ने जो है बहुत संघर्ष किया जीवन में, और बहुत संघर्ष करने के बाद में दलितों के लिए बड़ा काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार किया बहुत ज्यादा, दलित उत्थान किया और सामाजिक न्याय पर आधारित आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किया। यानी सामाजिक न्याय पर आधारित विचार प्रस्तुत किया ताकि समाज में सभी लोग समानता के दृष्टिकोण से रहें। उनका दृष्टिकोण आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सामाजिक समानता का था। वो आर्थिक विचार और सामाजिक समानता पर ज्यादा फोकस करते हैं। मुख्य विचार जो बी आर अम्बेडकर के रहे हैं, अगर उनके विचारों की अगर बात की जाए बाबा साहेब के, तो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। कहते हैं कि आर्थिक सुधार केवल तब सफल होता है जब समाज में सभी वर्गों को अवसर मिलता है। यानी जब सभी वर्गों को अवसर मिलेगा तभी कहीं ना कहीं पे क्या होगा, तभी आर्थिक सुधार हो पाएगा। जब सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी लोगों को उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने को मिलेगा, सभी को अवसर मिलेगा, तो बराबर समानता आएगी। दूसरी बात, शिक्षा और कौशल यानी कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर बात करी बाबा साहेब ने। ये किस पर बात करी बाबू? कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट पर, और शिक्षा यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट पर। गरीब और पिछड़े वर्गों को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और कहा शिक्षित शिक्षा जो होती है, इन्होंने कहा था बाबा साहेब ने कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आज हमारे दलित भाइयों को, या जो हमारे जो है खास करके एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। शिक्षा से हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ब्राह्मण आज आगे क्यों है या पहले आगे क्यों थे, कभी आपने सोचा? इसलिए आगे थे वो, चूंकि उन्होंने शिक्षा पर अपना जो है आधिपत्य किया, शिक्षा पर कंट्रोल किया, शिक्षा उन्होंने किया, शिक्षा ग्रहण किया। शुरुआत से ही एक वेद पाठी ब्राह्मण जो होता है, जो है जब 5-6 साल का होता है, वो 8 साल के बाद जनेऊ होता है, उसके बाद में फिर वो वेद पढ़ना शुरू कर देता है, वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, तो विद्वता हासिल करता है। इसलिए वो समाज पर कहीं ना कहीं पे उसकी समाज उसकी बातों को मानता है। तो जरूरी है आज के हमारे एससी भाइयों, मतलब की जो शेड्यूल कास्ट जो हमारे भाई हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके दिखाया अपने कैटेगरी दलितों को कि भाई देखो हमने पढ़ा और हमारा स्थान संविधान निर्मात्री सभा में सबसे ऊंचा दर्जा है। संविधान की बात जब होती है तो बाबा साहेब की बात हमेशा होती है। हालांकि संविधान निर्मात्री सभा में कई सारे लोग थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। अब आप सोचो, प्रारूप समिति जो संविधान निर्मात्री सभा, बहुत सारे लोग हैं, उनमें बाबा साहब का नाम आगे क्यों लिया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा विद्वान आदमी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, उन्होंने उस शेरनी का दूध पिया जो वो दहाड़ते रहे। ये भारत में ही नहीं दहाड़ते थे, इंग्लैंड जाकर के गुल में सम्मेलन में भी दहाड़ते थे। वो ऐसे विद्वान थे। दलितों के उत्थान की बात करते, सामाजिक समानता की बात करते, आर्थिक समानता की बात करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आज जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा उसका सम्मान होगा। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते, कृषि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, ऐसा बाबा साहब का मानना था, ताकि कृषि मतलब जो भूमि है एक ही व्यक्ति के पास ना रहे, वो सभी लोगों में बटे। स्वतंत्रता और वित्तीय स्वावलंबन की बात भी करते हैं, यानी कि समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने की बात भी करते हैं। ये जो कमजोर वर्ग है उनका आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए, कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था करी जाए, वो सब चीजें इन्होंने करी। इन्होंने अच्छे तरीके से चीजों को बताया, समझाया। मैं तो समझते बाबा साहब के विचारों का, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी की बात की तो इनके विचार भारतीय आर्थिक नीति और सामाजिक न्याय का आधार प्रस्तुत करते हैं, दलित और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, आधुनिक भारत में समावेशी विकास और नीति निर्धारण में उपयोगी है इनका जो विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर बात की जाए तो इनके आर्थिक विचार बताइए। देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन ने विकास और आर्थिक प्रगति को संपत्ति यानी वेल्थ से अधिक मानव क्षमता यानी ह्यूमन मतलब कैपेबिलिटी और कल्याण के दृष्टिकोण से देखा। मनुष्य का विकास यानी पैसा रुपया खूब हो जाना नहीं होता है। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि मनुष्य की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो डेवलप हो मनुष्य के अंदर, और साथ ही साथ में उनका कल्याण हो मनुष्यों का। इसके दृष्टिकोण से आर्थिक विकास को इन्होंने देखा अमर्त्य सेन जी ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं पहला विचार कैपेबिलिटी अप्रोच, यानी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता और विकल्प मौजूद महत्वपूर्ण है इनके लिए। साथ ही साथ में सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, यानी कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी हो, यानी आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन समाज का भी कल्याण हो, ऐसा बात बताते हैं अमर्त्य सेन जी।
ये कहते हैं कि भूख और पोषण पर जोर दिया, गरीबी और भूखमरी रोकने के तमाम सारे उपाय खोजने का काम किया। लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व उन्होंने बताया। नीति निर्माण में जन भागीदारी आवश्यक है, ऐसा बताया कि कोई भी नियम बनाया जा रहा हो तो उसमें जनता के रुख को लिया जाए, जनता की बातों को सुना जाए, ठीक है, किसी भी नीति को बनाने में। महत्व क्या है अमर्त्य सेन जी का? प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी का महत्व कि आर्थिक विकास केवल जीडीपी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की क्षमता का विकास हो, मनुष्य की कैपेबिलिटी का विकास हो, मनुष्य के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, मनुष्य के अंदर ऐसे विकल्प मौजूद हो कि वो एक प्रकार से और तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए। मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर पर काम किया, जीवन स्तर को सुधारने पर काम किया इन्होंने। साथ ही साथ में नीति का निर्धारण करने में समावेशी और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग प्रदर्शन किया। जब भी विकास हो तो सतत विकास हो, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें मौजूद रह सके और विवेक सम्मत तरीके से संसाधनों का दोहन हो सके, ऐसा बात करी इन्होंने। साथ ही साथ में अमर्त्य सेन जी ने कहा कि समावेशी विकास, समावेशी मतलब क्या होता है कि सभी जनता की भागीदारी हो नीति निर्माण में, जनता के विचारों को सुना जाए, जनता की बातों को सुना जाए सरकार के द्वारा, ठीक। तो इसका महत्व है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार बताइए। तो तीव्र गति से राम मनोहर लोहिया जी की बात की जाए तो प्रोफेसर मतलब राम मनोहर लोहिया जी, आप सभी को पता होगा इनके नाम की यूनिवर्सिटी चलती है, अवध विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों की अगर बात की जाए, राम मनोहर लोहिया ने सामाजिक न्याय की बात करी, सबसे इंपॉर्टेंट इनका सामाजिक न्याय की बात थी। इसके अलावा असमानता, ग्रामीण विकास पर आधारित आर्थिक विचार प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य था कि गरीब और पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण किया जाए और अच्छे तरीके से जो गरीब है उनको आगे बढ़ाया जाए। मुख्य विचार जो हमारे जो है लोहिया साहब का रहा, इनके जो विचार हैं समानता और न्याय की बात करते हैं। सामाजिक असमानताओं को दूर करने का इन्होंने काफी प्रयास किया, हमेशा से प्रयास करते रहे। ग्राम और कृषि प्रधान विकास करने का काम करते हैं, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने पर जोर देते हैं कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है, गांव के जो नियम कायदे हैं, गांव के जो उद्योग है उनको बढ़ाने पर भी इन्होंने फोकस किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने स्वदेशी और स्थानीय उद्योगों पर जैसे गांधी जी के समान इन्होंने काम किया। स्वदेशी जो है अपनाने की बात करी, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया, ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता की बात इन्होंने करी। किसने? लोहिया साहब ने। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जी ने राजनीतिक और आर्थिक अधिकार की बात भी करी, गरीब वर्ग के लिए नीति और अवसर की बात भी करी, ताकि गरीब वर्गों को भी अवसर मिले, उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाई जाए, अच्छे अच्छे नियम बनाए जाए, ताकि गरीब वर्ग भी आगे हो सके और वो भी जो है बढ़ चढ़ करके हर चीज में भाग ले सके। महत्व लोहिया जी का ये रहा है। लोहिया के विचार सामाजिक न्याय और विकासशील नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भर और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास हो ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके, ग्राम उद्योगों का विकास हो, पिछड़े वर्गों के उत्थान में भी एक मोटिवेशन का काम इन्होंने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन से, जे.एस. मिल, प्रोफेसर जे.एस. मिल की बात की जाए तो इनके आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए। देखिए वैसे आपका क्लास हो चुका लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं ताकि आप देख लीजिए। देखिए प्रोफेसर जे.एस. मिल की अगर बात की जाए तो जे.एस. मिल ने क्लासिकल अर्थशास्त्र के सिद्धांत को विकसित करते हुए सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान दिया। जे.एस. मिल जॉन स्टुअर्ट मिल का पूरा नाम है, ये जर्मी बेंथम के शिष्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था जेम्स मिल और इनका नाम था जे.एस. मिल। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने उपभोक्ता और उत्पादन संतुलन की बात करी, स्वतंत्र बाजार और सीमित सरकार हस्तक्षेप की बात करी कि जब भी कोई व्यापार हो या फिर कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यापार कर रहा हो, कुछ भी हो, उसमें सरकारों का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र बाजार हो, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, ऐसी बात कही इन्होंने। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण की बात करी, सोशल वेलफेयर की, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए नीति बनाने की काम करी, शिक्षा और कौशल विकास यानी मानव संसाधन में निवेश करने को कहा इन्होंने। साथ ही साथ में इनका सिद्धांत है मतलब कि ये उपयोगितावाद का सिद्धांत इनका है, यानी कि अधिकतम सुख की प्राप्ति, सुखवाद का सिद्धांत दिया। चर्चा करते रहेंगे समय आने पर, परेशान ना हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन मतलब कितना क्या है, मनुष्य हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा ऐसे पदार्थों का उत्पादन करना पसंद करता है जिससे उसको सुख मिले, ठीक है, और जिससे उसको दुख मिलता है उस वस्तुओं के उत्पादन वो नहीं करना चाहता है। महत्व सिद्धांतों का यह है, इनके सिद्धांत का, इनके विचारों का, कि आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक कल्याण की संतुलित नीति को भी इन्होंने बताया, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया, क्लासिकल अर्थशास्त्र यानी शास्त्रीय अर्थशास्त्र और आधुनिक नीति निर्माण में उपयोगी सिद्धांतों को भी प्रचलन इन्होंने किया। इस तरीके से इन्होंने तमाम सारी बातें कही और आपने इन चीजों को समझ लिया। पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कीजिए 9161936062, इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। वही बच्चे एसएमएस कीजिए जिनको एक प्रकार से जुड़ना हो ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, क्लास लेना हो, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना हो।
इस नंबर पर एसएमएस कीजिए अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, लाइव क्लास लिंक, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, पीडीएफ लेक्चर, यूनिट वाइज क्लास सब कुछ मिलेगा। ऑब्जेक्टिव लिखे सभी टाइप का कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट तमाम सारे आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, सब्जेक्टिव के भी, माइनर मेजर को करिकुलर सबका मिल जाएगा। आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। इसी क्यूआर कोड पर मात्र आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। साथ ही साथ में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा आपको, ठीक है, रिवीजन क्लास मिलेगी आपको, क्या मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपए फीस में आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप में है। जिनको भी जोड़ना तुरंत जुड़ जाइए। आप एक सीरीज खरीदोगे, कम से कम आपकी सीरीज कितने की पड़ेगी, एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी पड़ेगी बेटा कितने रुपए की, एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी पड़ेगी कितने की, लगभग 60 रुपए की। और आप 5 सब्जेक्ट की चीजों को पढ़ेंगे मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। आप सोचो 60 5 पंचे 30, 300 रुपए आपके उसमें खर्च होंगे, मात्र 100 रुपए में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि 100 रुपए हमारे जा रहे हैं, 100 रुपए आपके बड़े अच्छी जगह आ रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत आगे तक इससे सोच पाएंगे और आप आगे चल करके और पढ़ना चाहते हैं। नोट्स जो हमारे बनेंगे बड़े जबरदस्त होंगे और नोट्स आप देखिए रहोगे किस तरीके से पीडीएफ नोट्स आपको मिला। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट आपके बनेंगे। इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में। सभी बच्चे जुड़ जाए, मात्र 100 रुपए फीस दे करके। सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।